नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री का बुक लेकर आए हैं। फिर से एक क्लास हो गया है। ये चैप्टर नंबर 3 का दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली के सुल्तान का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 है और लेक्चर नंबर 2 दिल्ली के सुल्तान, ठीक है। आज का जो हमारा पाठ होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक और ममलूक वंश। इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग राजपूत वंश देख लिए थे और भी बहुत कुछ देखे थे। बहुत कुछ में क्या देखे थे? तो बहुत कुछ में देखे थे हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ था, मुस्लिम आक्रमण कितने चरण में हुआ था, कैसे कैसे मुस्लिम का यहाँ पे बसेरा हुआ था। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रमुख जो होने वाला है वो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे और ममलूक वंश, है ना। इसी को आज हम लोग को देखना है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, इसमें 5 वंश शासक किया। पहला ममलूक वंश, है ना, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, 5वां लोदी वंश, ठीक है। ममलूक वंश के जो संस्थापक रहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। खिलजी वंश का जो संस्थापक रहे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां, ठीक है। लोदी वंश के संस्थापक जो थे वो थे बहलोल लोदी, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश महान शासक हुए। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान महान हुए। रजिया सुल्तान के बाद बलबन महान हुए। किस में? ममलूक वंश में, ठीक है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। इनके बाद एक और आए थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सैयद वंश में। सैयद वंश में क्या हुआ था कि खिज्र खां संस्थापक थे। उसके बाद मुबारक शाह आए। उसके बाद मोहम्मद शाह आए। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आए, ठीक है। लोदी वंश में बहलोल लोदी आए, सिकंदर लोदी आए। उसके बाद इब्राहिम लोदी आए, ठीक है। यहाँ पे इब्राहिम लोदी है, छिप गया है ये, ठीक है, छिपा हुआ नहीं है, थोड़ा कलर सिलेक्शन गलती हो गया है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक बनाए हैं जिससे 5 वंश को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? गुड़ खाओ तुम सब लाल, ठीक है। गुड़ खाओ तुम सब लाल, गुड़ खाओ और लाल लाल हो जाओ, है ना। गुड़ से हो गया गुलाम वंश, खाओ से हो गया यहाँ पे खिरिज वंश लिख दिए हैं, खिलजी वंश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? खिलजी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? खिलजी होना चाहिए। तुम से हो गया तुगलक, सब से हो गया सैयद और लाल से हो गया लोदी, ठीक है। अब देखिए, एक और ट्रिक बनाए हैं जो सभी वंशों के संस्थापक कौन कौन है। तो उसको कैसे याद रखेंगे? कुतुबुद्दीन जल गया खिज्र खां के बकलोली में, ठीक है। कुतुबुद्दीन जल गया खिज्र खां के बकलोली में। कुतुबुद्दीन से कुतुबुद्दीन ऐबक, ये देखिए कलर को देखिए, यहाँ भी पीला है, ये वहाँ भी पीला है, यहाँ भी पीला है ना। तो जो वंश है जिस कलर में वही कलर में सब मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो गया जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, और खिज्र खां से खिज्र खां, और बकलोली से बहलोल लोदी, ठीक है। तो ये ट्रिक रहा। अब आते हैं ममलूक वंश को देखते हैं। तो ममलूक वंश क्या है भाई? तो ममलूक वंश को दास वंश और गुलाम वंश दोनों तीनों कहा जाता है ना। ममलूक वंश को गुलाम वंश, ठीक है, कौन सा? गुलाम वंश, दास वंश भी कहा जाता है, ठीक है। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए थे, ठीक है। कुल कितने शासक थे? कुल 11 शासक हुए, जिसमें 3 गुलाम थे और तीनों महान थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे ये, दूसरा आराम शाह कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी, तीसरा इल्तुतमिश ये भी गुलाम थे, चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे, पांचवां रजिया सुल्तान, छठा मुइजुद्दीन बहराम शाह, सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवां नसीरुद्दीन महमूद, नौवां गयासुद्दीन बलबन ये भी गुलाम थे, 10वां कैकुबाद, 11वां शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है। अब देखिए 3 गुलाम कौन कौन थे? 3 गुलाम शासक में थे कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, जो 1206 से 1210 तक रहे, दूसरा इल्तुतमिश 1210 से 1236 रहे, तीसरा बलबन 1266 से 1286 रहे, है ना। तो अब आइए, मोहम्मद गौरी के 1206 में मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के शासन की बागडोर संभाली। मतलब क्या कि दिल्ली के शासन के गद्दी पर कौन बैठ गया? दिल्ली का शासन कौन करने लगे? तो कौन करने लगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसके वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया? गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया, है ना। इस तरह से गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए, है ना। और ममलूक वंश टोटल कितना शासन किए थे? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक टोटल इन लोगों ने मिलकर शासन किए, ठीक है। तो देखिए इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की, ठीक है। मलिक और सिपह सलार की उपाधि इन्होंने धारण की। देखिए मलिक मालिक हो गया है ना, ये मलिक होना चाहिए, ठीक है। मलिक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, अपना नोट्स को अच्छे से बनाएंगे। देखिए मलिक का मतलब राजा ही होता है, और सिपह सलार का मतलब सेनापति होता है, ठीक है। तो इन्होंने सेनापति का उपाधि धारण की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें हातिम, कुरान खान और लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। देखिए हातिम इसलिए कहा जाता था इनको, क्योंकि इन्हें गरीबों के प्रति दया के भाव रखते थे, ठीक है। इन्होंने क्या करते थे? गरीबों के प्रति दया के भाव रखते थे। कुरान खान इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कुरान को बहुत अच्छे से याद कर लिए थे और एक कविता के जैसा पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, ठीक है। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। लाहौर अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। उसने दिल्ली में भारत का पहला मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, ठीक है। ये देखिए कुतुब उल इस्लाम मस्जिद ये है, ठीक है। सब भारत का सबसे पहला मस्जिद यही है। कौन सा मस्जिद? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। किन्होंने बनवाया था? इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। ये देखिए अजमेर, अजमेर कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के अजमेर ज़िला में क्या किए थे? ये एक मस्जिद बनवाए थे 2.5 दिन में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया, किंतु पूरा नहीं करा सका। ये है कुतुब मीनार, ठीक है। इसको पूरा नहीं करा सके, है ना।
अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराए। कुतुब मीनार का निर्माण जो करा रहे थे वो किसके याद में करा रहे थे? तो अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में करवा रहे थे। ठीक है, क्या हुआ कि ये कुतुब मीनार का पूरा निर्माण क्यों नहीं करा पाए थे? तो 1210 ईस्वी में चौगान एक खेल होता है ना, खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि क्या हुआ था, जब चौगान खेल रहे थे, एक हॉकी के जैसा होता है, ये देखिए हॉकी जैसा खेल होता है ना, उसी तरह का होता है, लेकिन ये खेल को घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है। ये देखिए यहाँ पे बॉल पड़ा हुआ है और ये हाथ में, सभी के हाथ में स्टिक है ना, इस स्टिक से बॉल को मारना होता है। ठीक है, तो यही खेल खेलते समय इनकी ये मतलब घोड़े से गिरे और इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, अब ये चले गए। अब इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे इनके बेटा, इनका उत्तराधिकारी। तो इनका बेटा का क्या नाम था? आराम शाह। ठीक है, तो वो आराम शाह थे, अच्छे शासक नहीं थे, अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ ही दिन में क्या हुआ कि इल्तुतमिश जो है सो उनके खिलाफ विद्रोह किए और इल्तुतमिश राजा बन गए। इल्तुतमिश क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का खरीदा हुआ एक गुलाम था। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किए, कुछ दिन तक शासन किए, फिर तुरंत से इल्तुतमिश आ गए, शासन संभालने लगे। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में आगे जानते हैं। तो ये देखिए, ये इल्तुतमिश है ना। तो इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। कैसा? इलबरी जनजाति का। यह गुलाम वंश के शासकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मतलब ये जो थे, ये गुलाम वंश के सबसे वीर राजा में से एक हुए। ठीक है, और इन्हें गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसने क्या किया कि 40 दासों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा, है ना, और उसे 40 दल भी कहा जाता था। ठीक है, इसने इक्तादारी व्यवस्था चलाई। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। अब इक्तादारी व्यवस्था क्या होता है उसको देखते हैं। तो इक्तादारी व्यवस्था में क्या होता है कि इस व्यवस्था में क्या किया जाता है कि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वेतन के रूप में भूमि दी जाती। जो भी अधिकारी हुआ करता था इल्तुतमिश के समय में, उसे नगद पैसा न देकर क्या किया जाता था कि ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था कि ठीक है, आप मेरे लिए काम कीजिए और अपने लिए भी काम, इस ज़मीन से कुछ खाने पीने का सामान उपजाइए, खाइए पीजिए और रहिए, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह का व्यवस्था को इक्तादारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सोने का सिक्का इसी ने चलाया। मतलब इल्तुतमिश ही जो थे वो सबसे पहले शुद्ध अरबी सोने का सिक्का चलाए। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जित्तल भी चलाया। ठीक है, क्या? चांदी का टंका तथा तांबे का जित्तल भी चलाया। ये आप देख सकते हैं, चांदी का टंका, है ना। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है, और ये क्या किए थे कि लाहौर से राजधानी कहाँ ले आए थे? दिल्ली। पहले राजधानी कहाँ था? लाहौर था। राजधानी लाहौर कौन बनाए थे? ये बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और एक काम और ये क्या किए थे, खलीफा से अपने शासन का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, खलीफा से ये जाकर अपना वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिए और फिर ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्या कहलाए? सुल्तान कहलाए। ठीक है, इसलिए इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में जियाउद्दीन मंगबरनी के पीछा करते हुए पहुंचा था। ठीक है, कब पहुंचा था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान से पहले भी एक और राजा हुए जिनका नाम क्या था? फिरोज शाह। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो देखिए
इल्तुतमिश क्या किए थे कि अपनी बेटी रजिया सुल्तान को पहले ही, अब जब वो जिंदा थे तभी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि मेरे मरने के बाद या फिर जब मेरा शासन का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरा जो भी संपत्ति है उस पर शासन कौन करेगा, ठीक है, ये होता है उत्तराधिकारी। तो अपना उत्तराधिकारी किसको मान लिए थे? रजिया सुल्तान को। लेकिन जो 40 तुर्क सरदार थे, है ना, 40 दल जो था, वो रजिया को महिला होने के कारण अपना शासक नहीं मान रहे थे, इसलिए उन 40 तुर्क सरदारों ने किसको शासक बना दिया? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से जनता के सपोर्ट से रजिया सुल्तान उतार दी, है ना, बस कुछ ही समय बाद, ठीक है। इसीलिए 1236 से 1240 शासन कौन किए? रजिया सुल्तान, ठीक है। अब आते हैं रजिया सुल्तान। तो ये है रजिया सुल्तान, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका पहनावा को भी आप गौर कर सकते हैं, है ना, ये पहनावा इनका देख सकते हैं आप, किस तरह का पहने हुए हैं कपड़ा, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद रजिया जनता के समर्थन से गद्दी पर बैठी। कुछ समय बाद रजिया क्या की? जनता के समर्थन से गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी, है ना। रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर कुब्बा और कुलाह, कुब्बा मतलब कुर्ता और कुलाह मतलब पगड़ी होता है, आप देख सकते हैं, यही चीज़ को अभी हम दिखा रहे थे। आप देखिए सर पे क्या है? पगड़ी है, और ये कुर्ता के जैसा इनका ड्रेस है, ठीक है। महिला वस्त्र त्याग दिए, साड़ी उड़ी जो होता है महिला का वो पहनना बंद कर दिए, और क्या पहनने लगे? पुरुष के जैसा पगड़ी बांधने लगे, है ना, जिसे कुलाह कहा गया। और पुरुषों के भांति ही क्या पहनने लगे? कुर्ता जैसा अपना कपड़ा पहनने लगे, जिसे कुब्बा कहा गया, है ना। अब रजिया सुल्तान एक महान शासिका थी, परंतु महिला होने के कारण असफल रही। देखिए रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत महान शासिका थी, ठीक है, लेकिन महिला होने के कारण वो असफल रही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसके जो राज दरबार में 40 सरदार थे, तुर्क सरदार थे, वही इसको पसंद नहीं करते थे, तो बाहर के लोग कितना पसंद करते, है ना। बस वही लोग चाहते थे कि जल्दी रजिया गद्दी से हट जाए, जिसके वजह से क्या हुआ? रजिया सुल्तान ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकी और इन लोग के षड्यंत्र में वो फंस चुकी थी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बलबन। कौन आते हैं? बलबन। तो ये देखिए, ये है बलबन, है ना, यह ईरान का रहने वाला था। इसने सिजदा तथा पैपोस जैसी ईरानी प्रथा शुरुआत की, ठीक है। सिजदा का मतलब होता है लेटकर नमस्कार करना, ये देखिए सिजदा कर रहा है यहाँ, है ना। पैबोस का मतलब होता है पाँव में चुंबन लेना, ठीक है, क्या करना? पाँव में चुंबन लेना, ये देखिए पाँव में चुंबन ले रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए एगो पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बलबन ने क्या किया कि उसने 40 दल का दमन किया। उसने क्या किया? 40 दल का दमन कर दिया, ठीक है। जो इल्तुतमिश 40 तुर्क का जो बनाए थे एक दल, जिसे 40 दल कहा गया, है ना, उसका दमन कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए, ठीक है। 40 दल अब समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। बलबन वह एक निरंकुश राजत्व का सिद्धांत को लागू किया, ठीक है। बलबन क्या किया कि निरंकुश राजत्व के सिद्धांत को लागू किया, मतलब कि राजा का क्या पद होना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए वो। तो यहाँ पे देखिए बलबन का राजत्व सिद्धांत तो क्या है? तो सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। बलबन का मानना था कि जो सुल्तान का पद जो होता है वो ईश्वर का दिया हुआ पद है ना। इसलिए सुल्तानों के आदेशों का उल्लंघन का मतलब ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन होता था, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोले कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान को क्या? निरंकुश होना आवश्यक है।
निरंकुश का मतलब होता है कि सुल्तान को ना तो कोई बाहरी शक्ति उसको दबा सके, ना ही कोई आंतरिक शक्ति दबा सके। ठीक है, मतलब सुल्तान को रोक टोक करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उनको जो मन होगा, जैसे मन होगा, वो वैसा शासन करेंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। ठीक है, एक और काम किए कि उसने ईरानी त्यौहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। ठीक है, नौरोज क्या है, जैसे हम लोग होली मनाते हैं ना, उसी तरह से इस्लाम धर्म में नौरोज मनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे छोटे बच्चे आपस में रंग अबीर कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए गांव मोहल्ला में जैसे हम लोग होली में करते हैं रंग अबीर, वैसे यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी देखिए ये 3-4 पिक एक ही में दिखाया गया। यहाँ के महिलाएं भी देखिए अपना रंग अबीर से नौरोज उत्सव मना रही है। ठीक है, तो आज हमारा ममलूक वंश समाप्त होता है। अगर कुछ भी किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे। आपका जो भी परेशानी है वो आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आप लोकल एरिया से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडुटेरिया क्लासेस चतरा, किशुनपुर, बगरा रोड चतरा। मोबाइल नंबर आपके सामने है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।